हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन शर्मा और आप सभी का डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी 2.0 में स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे जो रक्षा एवं स्ट्रेटेजिक अध्ययन है उसका जो अन्य विषयों से या अन्य शास्त्रों से क्या क्या संबंध है। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद ऑथर डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज़। तो इसके बारे में जानेंगे कि जो रक्षा विज्ञान है उसका अन्य शास्त्रों से किस प्रकार संबंध है और जो अन्य शास्त्र हैं वो किस प्रकार रक्षा अध्ययन से संबंधित हैं। इसके बारे में हम जानने का आज इस वीडियो के अंतर्गत प्रयास करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट बताया गया है, रक्षा एवं स्ट्रेटेजिक अध्ययन सैन्य विज्ञान की परिभाषाओं और क्षेत्रों का अध्ययन करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि इस विषय का दूसरे शास्त्रों से घनिष्ठ संबंध है। यानी जो हमने पहली वीडियो बनाई थी, ये वीडियो का दूसरा भाग है, उसमें हमने जाना था कि जो स्ट्रेटेजिक अध्ययन है या रक्षा अध्ययन क्या होता है, उसकी परिभाषाओं के बारे में जाना। ठीक है, आगे हम अब इसमें बात करेंगे जो रक्षा, जैसे कि हमने रक्षा स्ट्रेटेजी अध्ययन के बारे में जाना यानी रक्षा अध्ययन के बारे में जाना, और उससे हमें पता लगता है कि जो रक्षा अध्ययन है ये केवल एक ही विषय नहीं है, ये अन्य अन्य विषयों से जुड़कर बना हुआ है। ठीक है, तो जो विज्ञान है, हम बोलते हैं कि जो अन्य शास्त्र हैं उनको हम विज्ञान भी कहते हैं। जैसे इसको सैन्य विज्ञान बोला जाता है, अन्य शास्त्रों को भी विज्ञान बोला जाता है। तो जो विज्ञान होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस कौन कौन से होते हैं, भौतिक शास्त्र, रासायनिक शास्त्र, तकनीकी आदि। और दूसरा है मानवीय विज्ञान, ह्यूमन साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल आदि। तो हम सबसे पहले जो इसका मानवीय विज्ञान है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि जो सैन्य विज्ञान है वो मानवीय विज्ञान के अंगों से किस प्रकार संबंधित है। सैन्य विज्ञान जो है, अगला पॉइंट दिया हुआ है कि सैन्य विज्ञान का संबंध दोनों प्रकार के विज्ञानों से है। जैसे कि मैं भी बता चुका हूँ कि जो सैन्य विज्ञान है वो दोनों प्रकार के विज्ञानों से संबंधित है। तो इसमें एक थिंकर थे, उन्होंने अपना जो इन को लेकर अपनी परिभाषा दी है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने दिया है कि जो सैन्य विज्ञान है वो तभी सफलतापूर्वक अपना विकास कर सकता है जबकि इस विज्ञान के साथ अन्य शाखाओं का पूर्ण अध्ययन और उपयोग किया जाए। यानी जो सैन्य विज्ञान है वो तभी अपना विकास कर पाएगा जब जो अन्य शास्त्र हैं जैसे कि राजनीतिक हुआ, समाजशास्त्र हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, मनोविज्ञान हुआ, भूगोल हुआ, भौतिक शास्त्र हुआ, रासायनिक शास्त्र हुआ और टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी हुआ, तब तक इसका साथ नहीं होगा, तब तक जो सैन्य विज्ञान है वो अपना विकास नहीं कर पाएगा। वो इसका जो इन जो शास्त्र है इनका आगे क्या साथ होता है, सैन्य विज्ञान के जो सहयोग होता है सैन्य विज्ञान के विकास में, वो हम आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें पहला पॉइंट बताया गया है कि रक्षा अध्ययन और अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो किस प्रकार है। तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है कि रक्षा अध्ययन यानी सैन्य विज्ञान या युद्ध शास्त्र भी बोलते हैं, ठीक है, का अर्थशास्त्र से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि आजकल युद्ध पर अर्थशास्त्र के विज्ञान का प्रभाव स्ट्रैटेजी की कला की अपेक्षा अधिक पड़ता है। यानी जो अर्थशास्त्र है उसका सैन्य विज्ञान से घनिष्ठ संबंध है, और जो युद्ध कला पर, जो युद्ध कला है उस या युद्ध है उस पर अर्थशास्त्र के विज्ञान का, स्ट्रैटेजी की जो कला होती है यानी स्ट्रैटेजी जो रणनीति होती है, युद्ध से पहले जो कमांडर द्वारा रणनीति बनाई जाती है उससे भी महत्वपूर्ण बताया गया है कि जो अर्थशास्त्र है वो उसका जो सैन्य विज्ञान है उसके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो हम देखते हैं कि जो हथियार खरीदते हैं, ठीक है, सेना को गोला बारूद, जो उसकी वर्दी होती है, जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी के जो वेपन्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो सिर्फ आते हैं पैसों से। वो पैसा जब देश के पास पैसा नहीं होगा तो हम अपनी सेना को मजबूत या आधुनिकीकरण सेना का नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो आगे दे रखा है कि अर्थशास्त्र में संपत्ति के उत्पादन, वितरण और व्यय आदि का अध्ययन करते हैं। यानी जो अर्थशास्त्र है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि उत्पादन, वितरण और व्यय, यानी क्या हमने जो हमारे हथियार हैं, टेक्नोलॉजी हैं, हमारे वेपन्स हैं, कितना हम उसका उत्पादन कर पाते हैं, ठीक है, उसको हम किस प्रकार वितरण करते हैं और वह किस प्रकार हम उस पर खर्च करते हैं, ठीक है, सेना के ऊपर खर्च करने का प्रयास करते हैं, वो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं और जानते हैं। ठीक है, आगे है कृषि, उद्योग धंधे, यातायात के साधन, जनसंख्या का विकास तथा व्यापार आदि बातों का ज्ञान हमें अर्थशास्त्र में होता है। यानी जो अर्थशास्त्र है उसमें हमें क्या होता है, कृषि, जो कृषि उद्योग और धंधे हैं, यानी किस प्रकार हम हमारी जो कृषि एग्रीकल्चर क्षेत्र है उसमें हम कितना विकास कर पा रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। और जो नेक्स्ट है उद्योग धंधे की जो हमारी फैक्ट्रियाँ हैं या कल कारखाने हैं वो किस प्रकार ग्रोथ करने हैं, इसके बारे में जानते हैं। और यातायात के साधन यानी जो हमारी रोडवेज होती हैं, रेलवेज होता है, ठीक है, और तुम्हारा एयरप्लेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में जानते हैं। और जो उनसे प्राप्त धन होता है उसको हम किस प्रकार अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगाते हैं, ये देखते हैं। और जो जनसंख्या है, जनसंख्या का विकास, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे वो क्या है, जो पैसा है वो मार्केट में आएगा सामान खरीदने के लिए जो भी है, ठीक है, जो जनता के थ्रू पैसा आता है। और जो जब पैसा आता है तो क्या होता है, वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। जो अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो वो क्या है, सेना
प्लस जनता के ऊपर उसको खर्च करा जाता है। ठीक है, आगे है, आज का युद्ध सर्वव्यापी युद्ध है। किसी भी राष्ट्र को युद्ध संचालित रखने के लिए देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो युद्ध है वो क्या है, वो सर्वव्यापी, यानी उसमें नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हो गया है। और जब नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है तो जो अस्त्र है, पहले क्या था, प्राचीन काल में हम भाले और तलवारों के द्वारा युद्ध को लड़ते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज क्या है, एक कमरे के अंदर बैठे हुए जो बटन के द्वारा हम युद्ध को लड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो इस चीज़, जो टेक्नोलॉजी है, इसको लाने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है, तो इसमें दिया है कि किसी भी राष्ट्र को युद्ध को संचालित रखने के लिए, यानी जब युद्ध शुरू हो जाता है तो उसमें क्या होता है, हमको पैसे की आवश्यकता होती है ताकि हम अपनी जनता, जो जनता है उसके उचित प्रबंध कर सकें। साथ के साथ जो सेना है उसको जो हथियार हैं वो नई नई टेक्नोलॉजी के हथियार प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, नेक्स्ट है, सेना को युद्ध क्षेत्र में गतिशील रखने के लिए प्रत्येक प्रकार की आपूर्ति का प्रबंध करना पड़ता है, जैसे कि कृषि, खनिज पदार्थ, हथियार आदि। यानी जो जब युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो युद्ध को बनाए रखने के लिए या सेना को जल्दी से मूव कराने के लिए हमको क्या है, उनकी जो आपूर्ति सिस्टम है, यानी जो सप्लाई है, जैसे कि गोला बारूद हुआ, तुम्हारा हथियार हुआ, खनिज पदार्थ हुआ। खनिज पदार्थ का मतलब क्या है, जो जैसे कि तेल हुआ। ठीक है, तेल को हम सब उसमें लेते हैं, यूज़ में लेते हैं। कृषि का मतलब है कि जो हमारे उद्योग, वो खाद्य पदार्थ हैं, उनको हम किस प्रकार प्रयोग में लाते हैं, इस चीज़ों का हम जो गतिशील रखने के लिए सेना को उसके जो उसका प्रबंध करना पड़ता है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बताया है कि आर्थिक युद्ध का अध्ययन युद्ध विज्ञान का प्रमुख अंग है। आर्थिक युद्ध का अर्थ है अपने लिए राष्ट्रीय साधनों के अधिक से अधिक उपयोगों का प्रबंध करना एवं शत्रु राष्ट्र को उनके प्रयोग का अवसर न देना और शत्रु को ऐसी स्थिति में कर देना कि उसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़े। यानी जो अर्थशास्त्र है उसको युद्ध विज्ञान का प्रमुख अंग बताया गया है। ठीक है, और जो आर्थिक युद्ध का जो अर्थ है वो क्या होता है कि जो हमारे संसाधन हैं या जो जिनको हम उपयोग में ला सकते हैं और उनको इस प्रकार प्रयोग में करना है, जैसे कि हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने किया था कि आसपास के सभी देशों से अपनी जो भंडार थे उनको भर लिया था। ठीक है, जो खनिज पदार्थ को खरीद खरीद कर खाने की समस्या ना हो, उसको वो भंडार भर लिए थे उसने। ठीक है, तो ये क्या है, इसका अपने देश के लिए उपयोग करना और जो शत्रु राष्ट्र है उसको इसका फ़ायदा न देना, ये क्या है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, ताकि वो आर्थिक संकट का सामना करे और जो शत्रु है वो सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, आगे है, वायु शक्ति के प्रयोग ने आर्थिक युद्ध के महत्व को बढ़ा दिया है। अब तो जनशक्ति को नष्ट करने की अपेक्षा आर्थिक युद्ध छेड़ देना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी जो आर्थिक युद्ध है उसका महत्व बढ़ गया है। यानी जो जनशक्ति, आज जो राष्ट्र है वो जनशक्ति पर आक्रमण ना करके जो शत्रु राष्ट्र है उसके औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर आक्रमण करते हैं वायु शक्ति के द्वारा। यानी जो वायु शक्ति है, जो एयरक्राफ्ट हैं उनके द्वारा क्या है, जो शत्रु की इंफ्रास्ट्रक्चर या बोलते हैं कि इकोनॉमिक जो कैपिटल होती है, इकोनॉमिक राजधानी पर आक्रमण कर उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको ध्वस्त करने का जो कार्य किया जाता है वो आर्थिक युद्ध के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्थिक साधनों के विनाश हो जाने पर राष्ट्रों की, इसमें राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र की जो आर्थिक स्थिति है, ठीक है, वो डामाडोल हो जाती है। यानी आर्थिक संसाधनों के विनाश हो जाने पर राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति डामाडोल हो जाती है। जब जो आर्थिक संसाधन हैं, जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें गोला बारूद बनाया जा रहा था, ठीक है, सेना के लिए हथियार बनाए जा रहे थे और सेना के लिए वर्दी बनाई जा रही थी, या अन्य चीज़ जो होती हैं जो युद्ध में प्रयोग की जाती हैं, या देश के लिए या जो देश को आर्थिक जो सुविधा प्रदान करती है उसको हम ध्वस्त कर देंगे, तो क्या होता है, उसकी स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या है, जो पश्चिमी राष्ट्र हैं उन्होंने रशिया पर अत्यधिक सैंक्शन लगा दिए हैं, ताकि सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगा दिए हैं, उसकी इकोनॉमिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। जो भी उसके अकाउंट थे विदेशों में उसको सीज कर दिया गया है। ठीक है, ताकि जो उसकी जो रशिया की जो इकोनॉमी है वो डाउन हो जाए और युद्ध को रोका जा सके। ठीक, नेक्स्ट है रक्षा अध्ययन और अर्थशास्त्र। यानी रक्षा अध्ययन का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, इसके बारे में हम इसके दूसरे पॉइंट में जानेंगे कि रक्षा अध्ययन का जो इतिहास से क्या क्या संबंध है। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है पॉइंट, पहला पॉइंट है, इतिहास से भी रक्षा अध्ययन का घनिष्ठ संबंध है। इतिहास में हम बीते हुए समय में घटित घटनाओं का क्रमिक वर्णन मिलता है। यानी जो इतिहास है उसमें हमें क्या है, जो प्राचीन काल में या जो
आज से पहले जितने भी युद्ध लड़े गए हैं या युद्ध घटनाएं हुए हैं, उनका क्या है, हमें क्रमिक वर्णन मिलता है। तो उससे हम क्या सीखते हैं कि जो ये युद्ध हुए इसमें किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, किस प्रकार की टैक्टिक्स अपनाई जाती है, किस प्रकार की स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है, यानी रणनीति अपनाई जाती है, और किस क्षेत्र में लड़ा जा रहा है, और उसके बारे में जानने का हमको कहाँ से जानकारी मिलती है, इतिहास से मिलती है। और हमको ये सीखने को मिलता है कि जो युद्ध हारा और जीता उसमें क्या अच्छाइयाँ थी और क्या क्या हमने गलतियाँ की हैं। ठीक। नेक्स्ट है, मनुष्य के व्यवहार एवं विकास के साथ साथ हमें युद्ध और अस्त्र शस्त्र के विकास की जानकारी भी हमें इतिहास से मिलती है। यानी जो मनुष्य का व्यवहार और विकास है, यानी हमने प्राचीन काल में देखा, पहले सेना क्या थी, हथियारों और तलवारों से लड़ती थी, लेकिन आज क्या है, सेना नए नए वेपन्स हैं उनके पास, नए नए जो बंदूकें हैं उससे लैस हैं। ठीक। और उनके साथ साथ जो उनका विकास होता है, मानव पहले क्या था, कपड़े नहीं पहनता था, उसके बाद कपड़े पहनने लगा, उसके बाद आज क्या है, आज मानव क्या है, बिल्कुल मॉडर्न हो चुका है। तो इसमें हमें क्या है, मानव के व्यवहार और विकास के साथ साथ युद्धों के अस्त्र शस्त्र में जो विकास हुआ है उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इतिहास से मिलती है। आगे है, इतिहास में हमें युद्धों के इतिहास का अध्ययन करने से युद्धों के सिद्धांत की जानकारी होती है। यानी जब हम युद्धों के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसमें ये पता लगता है कि जो युद्ध सिद्धांत हैं वो किस युद्ध में किस प्रकार के जो सिद्धांत हैं उनको अपनाया गया है। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इतिहास से मिलती है। नेक्स्ट है, रक्षा अध्ययन का वर्तमान स्वरूप भी भूत की सैन्य क्रियाओं, सैनिक संगठनों, प्रणाली और प्रयोगों के फलों के आधार पर ही निर्मित हुआ है। यानी जो वर्तमान में जो सैनिक संगठन है, यानी जो हम कहते हैं हायर जो आर्मी स्ट्रक्चर है या आर्मी ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसके द्वारा किस पर निर्मित है, जो पूर्व की या प्राचीन काल में जिस प्रकार सेना का स्ट्रक्चर बना होता था या जो संगठन बना होता था उसके प्रणालियों के आधार पर ही हमने वर्तमान में जो अपने संगठन है, सैनिक संगठन, उसको निर्मित किया हुआ है। जिसकी जानकारी हमको कौटिल्य में मिलती है। ठीक है। अगर हम आगे जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो उसमें हम क्या है, जो अक्षरोहिणी सेना है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसी के आधार पर हम आज का जो वर्तमान का सैनिक स्ट्रक्चर है उसको साथ के साथ उससे रिलेटेड करते हैं, और कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं कि जो आज का सैनिक संगठन है वो प्राचीन काल की अक्षरोहिणी सेना के आधार पर निर्मित किया हुआ है। नेक्स्ट है, ये थिंकर हैं जनरल फुलर। जब तुम फोर्थ सेमेस्टर में आ जाओगे उसमें ये पढ़ने को मिलेगा, आपको थिंकर पढ़ने हैं। ठीक है। तो ये थिंकर उसमें आएंगे, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। इन्होंने बताया है कि जो संपूर्ण इतिहास अथवा किसी विशेष समय के इतिहास को देखने पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह ज्ञात होती है कि घटनाएं शांति और युद्ध के दोहरे कथानक से बुनी जाती हैं। यानी हम किसी भी इतिहास को उठाकर देख लें, किसी भी समय के इतिहास को उठाकर देख लें, उसमें जितनी भी घटनाएं होती हैं वो किसके लिए होती हैं, या तो शांति के लिए होती हैं या फिर युद्ध के लिए होती हैं। और युद्ध भी जो लड़े जाते हैं वो शांति को स्थापित करने के लिए लड़े जाते हैं, इन्होंने ये कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, नेपोलियन बोनापार्ट, जिसे युद्ध का देवता कहा जाता था, ने कहा था कि इतिहास में महान सेना नायकों के अभियानों का बार बार अध्ययन एवं मनन करो, उन्हें अपने आदर्श बनाओ। युद्ध कला के रहस्य को जानने तथा महान सेना नायक बनने का यही रहस्य है। यहाँ सेवा नायक नहीं है, सेना नायक है, इसको ठीक कर लेना। ठीक है। तो इसमें बताया है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट थे उनको युद्ध का देवता माना जाता था। तो उन्होंने बताया था कि जो हमें युद्ध है या इतिहास है, उनके जो सेना नायक हैं, जो सेना नायकों द्वारा अभियान किए गए यानी जो ऑपरेशन चलाए गए उनका अध्ययन करो, बार बार मनन करो, और उन्हें अपने आदर्श बनाओ कि किस प्रकार उन्होंने युद्ध को जीता, कौन कौन सी टैक्टिक्स अपनाई, कौन कौन से जो सामरिकी है, सामरिकी के साथ साथ उन्होंने किस प्रकार की रणनीति बनाई। ठीक है। चक्रव्यूह किस प्रकार का बनाया। ठीक है। तो उस बारे में हमको क्या है, जो अगर हमें महान सेना नायक बनना है तो हमें जो है इतिहास के महान सेना नायकों के अध्ययन का जो अभियान है यानी ऑपरेशंस हैं उनका अध्ययन और मनन करना चाहिए। ठीक है। ये इसमें कुछ युद्ध दिए गए हैं जो हमने प्राचीन काल में लड़े या मिडिल ईस्ट में लड़े, भारत के मिडिल ईस्ट इतिहास में लड़ते हैं, वो इसके अंतर्गत दिए हुए हैं। ठीक है। किसका किसके साथ हुआ था इसमें दिया गया है, कौन हारा और कौन जीता। ठीक, इसमें ये भी दिया हुआ है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं रक्षा अध्ययन और राजनीतिक शास्त्र, यानी रक्षा अध्ययन का राजनीतिक शास्त्र से क्या संबंध है। ठीक है। हम देखते हैं कि जब युद्ध स्टार्ट होता है तो युद्ध से पूर्व क्या होता है कि जो हमारी सरकार है, यानी तत्कालीन सरकार जो होती है वो आदेश देती है, बिना आदेश के हम युद्ध नहीं लड़ पाते हैं। ठीक है। सरकार की बिना अनुमति के हम युद्ध नहीं करते हैं या सेना युद्ध नहीं लड़ती है। तो इसी में बताया गया है कि जो अर्थशास्त्र है या राजनीतिक शास्त्र से किस प्रकार संबंधित है। तो पहला पॉइंट बताया है कि रक्षा अध्ययन का राजनीतिक शास्त्र से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि राजनीतिक शास्त्र का सैन्य शास्त्र पर अधिक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि मैंने अभी बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी देश की सैन्य स्थिति से देश की शासन प्रणाली पर निर्भर होती है। यानी जो किसी भी देश की सैन्य जो स्थिति होती है, जो मिलिट्री स्ट्रक्चर होता है या मिलिट्री
कमांडर्स होते हैं वो किसके अधीन होते हैं? सैनिक शासन प्रणाली के अंतर्गत, यानी सरकार के अधीन कार्य करते हैं। ठीक। सैन्य शास्त्र में हम विश्व के सैन्य शास्त्र में हम विश्व देश की राजनीति और विदेश नीति का अध्ययन करते हैं। यानी जो सैन्य शास्त्र होता है हम उसमें क्या करते हैं? विदेश की और देश की जो राजनीति होती है और जो विदेश नीति होती है उसका हम अध्ययन और अध्यापन करते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे, आप अगर डिफेंस से अगर तुम पीजी करते हो तो उसमें हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो पढ़ना पड़ेगा, और इंटरनेशनल लॉ, यानी जो युद्ध है या युद्ध लड़े जाते हैं, सामुद्रिक युद्ध होते हैं, जो धरती पर युद्ध लड़े जाते हैं, और जो वायु युद्ध होते हैं उनके नियम किस प्रकार होते हैं, और जो वेपन्स हैं उनको किस प्रकार प्रयोग करना है, कौन कौन से वेपन प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन से वेपन प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या है जब हम पीजी करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बताया हुआ है कि युद्ध की रूपरेखा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के द्वारा ही निश्चित की जाती है। यानी जो युद्ध की रूपरेखा होती है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के द्वारा ही निश्चित होती है। यानी हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं इस पर आधारित होती है युद्ध की रूपरेखा। अगर हमारे संबंध अच्छे होंगे तो हम जो शत्रु राष्ट्र है उसको हम बिना युद्ध लड़े ही दबाने का या अपनी इच्छाओं को प्रकट करने, अपनी इच्छाओं को मनाने का कार्य हम बिना युद्ध लड़े ही कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्र की सेना का संगठन, प्रसार, प्रदर्शन तथा प्रयोग उसकी सरकार द्वारा ही होता है। जैसे इसमें बताया है कि जो राष्ट्र की सेना है उसका संगठन, प्रसार, प्रदर्शन एवं प्रयोग उसकी सरकार द्वारा ही किया जाता है। यानी जो हमारी भर्ती होती है उसमें क्या होता है? सेना का, सरकार का सहयोग होता है, और जो हमारे संगठन होता है उसको जो निर्मित करने का कार्य होता है या उसमें कोई चेंजेस करने होते हैं तो क्या करती है? सरकार करती है। और साथ ही साथ प्रदर्शन, यानी जो जब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है तो क्या है, राजपथ पर यानी जो जिसका नाम कर्तव्य पत्र रख दिया गया है उस पर क्या है, जो सेना जो हथियार हैं हमारे उसका प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है। सेनाओं के द्वारा परेड निकाली जाती है, तो क्या है, सरकार के द्वारा किया जाता है, और प्रयोग भी सरकार के द्वारा ही इसका युद्ध में होता है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है देश की सैनिक तथा युद्धिक नीतियों का निर्धारण उस देश की राजनीतिक शासन प्रणाली पर ही निर्भर होता है। यानी जो देश की सैनिक और युद्धिक नीतियाँ होती हैं, यानी जो युद्ध की नीति बनाई जाती हैं, युद्ध की नीति और सैनिक जो नीति होती है उसको निर्धारण करने में जो हमारे राजनेता होते हैं या जो शासन प्रणाली होती है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है। नेक्स्ट है राज्य की उत्पत्ति, राज्यों के जन्म में युद्ध में बहुत सहयोग प्रदान किया है। यानी जो राज्य का जन्म हुआ वो क्या हुआ? युद्ध के द्वारा ही हुआ। और जिस प्रकार आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान का जब हमारा विभाजन होता है तो हम पाकिस्तान के साथ युद्ध करते हैं। ठीक है। या जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है उसमें भी जो क्रीमिया है उसको युद्ध के द्वारा अपनाया गया। और सबसे बड़ा जो उदाहरण है शीत युद्ध के द्वारा जो रशिया यानी यूएसएसआर था पहले, उसको क्या है 1991 में तोड़कर नए 15 देशों का जो आविष्कार होता है तो वो क्या होता है, वो शीत युद्ध के कारण होता है। कहीं ना कहीं उसमें युद्ध की भूमिका होती है। तो जो राज्य की उत्पत्ति है उसको जन्म देने का कार्य क्या है? युद्ध का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है चीनी विचारक संतजू के अनुसार, जो एक विचारक हैं यानी थिंकर हैं, इसको भी तुम आगे पढ़ोगे कि जो संतजू हैं उन्होंने अपने युद्ध को लेकर क्या क्या विचार दिए हैं। इन्होंने गोरिल्ला वारफेयर के बारे में अपने विचार दिए हैं। तो उन्होंने बताया है कि तो युद्ध है वो राज्य का एक आवश्यक अंग है। यानी जो युद्ध है वो राज्य का आवश्यक अंग है उसको। और उन्होंने जब आगे तुम इसके बारे में पढ़ोगे तो जानोगे कि संतजू ने अपने जो विचार दिए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्लाउज़विट्ज़, यानी क्लाउज़विट्ज़ के द्वारा भी बताया गया है कि जो राज्य होता है वो अपनी नीति को क्रियान्वित करने के लिए युद्ध का सहारा लेता है। यानी जो हमारी कूटनीति, विदेश नीति फेल हो जाती है, यानी किसी राष्ट्र से हमारी कोई डिस्प्यूट्स हैं, यानी जैसे चाइना और भारत के जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं गलवान को लेकर और डोकलाम को लेकर, अगर ये सफल नहीं हो पाते हैं तो हमें क्या है, उनको अपनी बात को मनाने के लिए उस पर आक्रमण करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि युद्ध एक राजनीतिक क्रिया है। यानी युद्ध क्या है? राजनीतिक क्रिया है। ये कमांडर द्वारा नहीं लड़ी जाती है, ये जो सेना है, जो सरकार है, सरकार की एक क्रिया होती है जिसको बनाए रखने के लिए युद्ध को किया जाता है। ठीक है। माओ से तुंग के अनुसार ये भी थिंकर हैं, इनको भी आप आगे फोर्थ सेमेस्टर आएंगे, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे। उन्होंने बताया था कि जो राजनीतिक शक्ति है वो बंदूक की नाल से निकलती है। यानी राजनीतिक शक्ति को तुम बंदूक की नाल से ही अपने कब्जे में कर सकते हो। उन्होंने बताया है कि अगर तुमको सत्ता स्थापित करनी है, अपनी सत्ता स्थापित करनी है तो क्रांति करो। ठीक है। बंदूकों का सहारा लो, पावर लो अपने हाथ में, तभी तुम सत्ता को अपने हाथ में ले सकते हो या उसे प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। आगे है रक्षा अध्ययन और मनोविज्ञान, यानी मनोविज्ञान और रक्षा अध्ययन का किस प्रकार संबंध है। मनोविज्ञान सैन्य विज्ञान से इस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार बंदूक के साथ गोली। तो इसमें बताया गया है कि जो रक्षा अध्ययन है वो मनोविज्ञान के साथ साथ इस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार बंदूक के साथ गोली। यानी मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है
जो युद्ध से पहले, युद्ध काल में और युद्ध काल के बाद भी लड़ा जाता है। ठीक है, हम क्या देखते हैं, जो युद्ध होता है तो उसमें अलग अलग तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं। ठीक है, उनका प्रचार प्रसार किया जाता है ताकि जो शत्रु राष्ट्र है उसके जनता को, उसके जनता के मनोबल को, सेना के मनोबल को दबाया जा सके और अपनी जनता की यानी जो अपनी जनता है उसकी जनता को, जनता और सेना के मनोबल को बढ़ाया जा सके। उसका कार्य क्या होता है, ये मनोविज्ञान के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मनोविज्ञान के अंतर्गत हम सेना, जनता और शत्रु के मानसिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत हम क्या है, जो सेना का मानसिक और जनता और शत्रु के जो मानसिक व्यवहार का अध्ययन हम करते हैं। यानी जब सैनिक युद्ध में लड़ने के लिए जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं भय का संचार होता है। ठीक है, जनता के अंदर भी भय का संचार होता है जब युद्ध स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पता नहीं होता है कि किस टाइप का मिसाइल या गोला हमारे ऊपर बम गिरा दिया जाए। ठीक है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं जो जनता और सेना है उसके मानसिक जो व्यवहार होता है उस टाइम पर, युद्ध काल में जो मानसिक व्यवहार होता है उसका अध्ययन हम मानसिक मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। कोई भी मानवीय कार्य यानी ह्यूमन एक्टिविटी, अर्थात कोई भी सैन्य कार्य, मिलिट्री एक्टिविटी ऐसा नहीं है जो मनोविज्ञान के अनुसंधान के क्षेत्र के अंतर्गत न आता हो। यानी जब हम कोई भी ह्यूमन या मानवीय कार्य होता है वो, और सैन्य कार्य, युद्ध काल में सैन्य कार्य ऐसा नहीं है जो मनोविज्ञान के अनुसंधान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता हो। मनोविज्ञान ऐसा नहीं है कि जो मानवीय कार्य हैं ये केवल युद्ध काल में ही वर्क करेंगे, ये शांति काल में भी वर्क करते रहते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है, मनोविज्ञान वह विज्ञान है, इसके सिद्धांत भी युद्ध के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितने कि नेतृत्व, व्यूहरचना एवं युद्ध कौशल इत्यादि। यानी जो मनोविज्ञान का सिद्धांत हैं वो उतने ही आवश्यक हैं जितने कि युद्ध के सिद्धांत आवश्यक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है और युद्ध भी मनुष्य द्वारा ही लड़े जाते हैं। और जो सैनिक होते हैं वो क्या होते हैं, समाज का अंग होते हैं। यानी जो मनोविज्ञान है वो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है, और जो मनुष्य होते हैं वो कहाँ के होते हैं, वे एक समाज से निकले हुए व्यक्ति होते हैं। ठीक है, और उनके द्वारा ही युद्ध को लड़ा जाता है। तो जो समाज के व्यक्ति होते हैं और जो सैनिक होते हैं उनके मानसिकता में, उनकी मानसिकता में कहीं ना कहीं समानता पाई जाएगी, और कहीं ना कहीं जो देश है या अपनी सेना है, सेना को लेकर, अपनी परिवार को लेकर एक मानसिक भय बना होगा। ठीक है, तो इसका अध्ययन हम कहाँ है, मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक युद्ध भी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर लड़े जाते हैं। मनोवैज्ञानिक युद्ध के द्वारा शत्रु पक्ष को हतोत्साहित करना, उनके जोश को कम करना, उनकी जनता को भयभीत करना तथा उदासीन करना तथा उनकी वास्तविक शक्ति को क्षीण करने का प्रयत्न वास्तविक युद्ध आरंभ से होने से पहले किया जाता है। इसमें बताया गया है कि जो मनोवैज्ञानिक, जो आधुनिक युद्ध हैं उसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, और उसके द्वारा जो हम शत्रु पक्ष हैं उसको हतोत्साहित करने, यानी जो उसका मोरल है उसको कम करने का प्रयास करते हैं, उसके जोश को कम करने का प्रयास करते हैं, जो उसको भयभीत करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और जो उनकी शक्ति है उनको कम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कि तुमने प्राचीन काल में देखा होगा कि जब युद्ध लड़े जाते थे उसमें जो हाथियों का प्रयोग किया जाता था ताकि जो शत्रु पक्ष है उसमें भय का संचार उत्पन्न हो और जो सेना है वो डर के मारे पीछे हट जाए। ठीक है, तो ये सब क्या है, मनोविज्ञान के अंतर्गत आधुनिक युद्ध में किया जाता है। सेना एक प्रकार का सामाजिक संगठन होता है जिसमें अनुशासन, मनोबल, नेतृत्व, साहस, भय, प्रचार, देशभक्ति की भावना, चिंता, मनोग्रस्तता और मानसिक तत्वों का बहुत महत्व है। यानी जो सैनिक है एक समाज का संगठन है, यानी सामाजिक संगठन है। जैसे कि हम समाज में रहते हैं उसी प्रकार सैनिक भी अपने जो बटालियन है या मुख्यालय है उसमें वर्क करती है। ठीक है, तो उसमें अनुशासन भी होगा, मनोबल भी होगा, नेतृत्व भी होगा, साहस होगा, भय भी होगा यानी डर भी होगा, प्रचार होगा, देशभक्ति की भावना भी होगी, चिंता, मनोग्रस्तता और मानसिक तत्वों का जो महत्व है वो भी इसके अंतर्गत आता है। हिटलर ने बताया था कि जो सैन्य विज्ञान है वो मनोविज्ञान के गहरे संबंधों को दर्शाता है, क्योंकि वास्तविक लड़ाई एक भी गोली चलाने से पहले ही लड़ी जाती है। यानी जो मनोविज्ञान के द्वारा हम युद्ध को करते हैं, अगर हम मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने या मनोवैज्ञानिक युद्ध में सफल होते हैं तो हमको गोली चलानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी प्रकार कौटिल्य के अनुसार बताया गया है कि एक धनुषधारी के धनुष से छोड़ा हुआ बाण संभव है किसी एक भी सैनिक को न मारे, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा किया गया बुद्धि का प्रयोग गर्भ में स्थित प्राणियों को भी नष्ट कर सकता है। यानी जो धनुष बाण है या धनुषधारी है अगर वो वार करता है तो जरूरी नहीं है कि कोई भी सैनिक मरे, लेकिन अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कुटिल बुद्धि के द्वारा चाल चलता है तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि जो गर्भ में स्थित प्राणी है उसको भी नष्ट कर सकता है। ठीक है, आगे है
रक्षा अध्ययन और भूगोल यानी भूगोल का रक्षा अध्ययन से किस प्रकार संबंध है। पहला पॉइंट बताया गया है कि भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी के धरातल की बनावट, उनकी जलवायु तथा इन दोनों का उनके निवासियों पर पड़ने वाले प्रभाव इत्यादि विषयों का अध्ययन करते हैं। यानी जब हम युद्ध लड़ने जाते हैं तो वहाँ की जो युद्ध क्षेत्र है उसकी बनावट की हमको जानकारी होनी चाहिए, जलवायु किस प्रकार है उसकी जानकारी होनी चाहिए, और साथ के साथ वहाँ के जो निवासी हैं वो उससे कितने प्रभावित हैं इसके विषय में जानने का अध्ययन हम भूगोल के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि किसी भी देश की प्राकृतिक बनावट एवं वहाँ की जलवायु का युद्ध क्रियाओं पर अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि भारत के अंदर क्या है, डिज़र्ट भी है यानी रेगिस्तान भी है, पहाड़ी इलाका भी है, जैसे माउंटेन वेयरफेयर कहते हैं। माउंटेन वारफेयर लड़ने में भारत की सेना सक्षम है, डिज़र्ट वारफेयर लड़ने में सक्षम है, ठीक है। और जो समतल धरातल है उस पर भी भारत की सेना लड़ने में सक्षम है। तो क्या है, जो योद्धिक क्रियाएं होती हैं उनकी जलवायु और जो वहाँ का क्षेत्र है उसको उसके अकॉर्डिंग ही जो सेनानायक या कमांडर होता है वो अपनी क्रियाओं को बनाता है और उसको युद्ध में सफलता से संचालित करता है। नेक्स्ट है, कोई भी कमांडर किसी क्षेत्र के भौगोलिक ज्ञान के बिना उस क्षेत्र के लिए सफल युद्ध की योजना कभी नहीं बना सकता है। यानी जिस कमांडर को जब तक उस क्षेत्र की कोई भौगोलिक जानकारी नहीं होगी, जिस युद्ध क्षेत्र में हमको युद्ध लड़ना है, तो वह किसी भी प्रकार की युद्ध कार्रवाई या युद्ध की योजना नहीं बना सकता है, ना ही युद्ध की कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में सेनाओं को संचालित करने के लिए उसे क्षेत्र के धरातल, आकार तथा उसके मुख्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम बनावटों का भलीभांति ज्ञान अत्यंत आवश्यक होता है। यानी जो युद्ध क्षेत्र है उसमें सेनाओं को संचालित, जब हम युद्ध लड़ते हैं तो उससे पहले हमको क्या है पता होना चाहिए कि जो वहाँ का धरातल है वो पहाड़ी इलाका है या घने जंगल हैं या फिर समतल इलाका है या डिज़र्ट है या मतलब रेगिस्तान है, ये उसका आकार कैसा है, समतल है, पहाड़ी इलाका है, उबड़ खाबड़ है, और जो प्राकृतिक एवं कृत्रिम बनावटें यानी नदियाँ हैं, पहाड़ हैं या अधिक जंगल है, और जो कृत्रिम बनावट यानी जैसे कि सड़क बना दी जाती है, ठीक है, उसको पहाड़ को काट के नहर बना दी जाती है। तो ये क्या है, इसका ज्ञान हमको करना या युद्ध संचालित करने से पहले आवश्यक होना चाहिए। नेक्स्ट है कि सैनिकों को एक ऐसे स्थान एवं क्षेत्र में युद्ध के लिए जाना होता है जिसके विषय में उन्हें पहले से कोई जानकारी या अनुभव नहीं होता है। यह जानकारी केवल हमें मानचित्र के अध्ययन से ही प्राप्त होती है। यानी जो युद्ध लड़ा जाता है उससे पहले क्या है, हम मानचित्र का अध्ययन करते हैं ताकि हमको उस क्षेत्र की जानकारी होता है जहाँ पर हम युद्ध लड़ना है और जो हमारी कार्रवाई है वो उसके द्वारा की जाती है। तो हमको क्या है, मानचित्र का अध्ययन अच्छे से करना चाहिए ताकि हम युद्ध में अपनी जो सेना है उसको या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी हमको हो सके, ठीक है। नेक्स्ट बताया हुआ है कि अज्ञात क्षेत्र के विषय में सारी जानकारी क्षेत्र के मानचित्र से प्राप्त होती है। उस क्षेत्र के जलवायु तथा यातायात साधन के अध्ययन के पश्चात ही कमांडर अपनी सेना की स्वास्थ्य रक्षा तथा आपूर्ति आदि का समुचित प्रबंध करता है। यानी जब तक हमको उस क्षेत्र की या मानचित्र की जानकारी नहीं होगी तब तक हम ना तो अपनी यातायात साधन को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, यानी ठीक है, और नहीं जो कमांडर द्वारा स्वास्थ्य आपूर्ति हैं उनको हम सेना तक प्रबंध उपलब्ध करा सकते हैं, और ना ही कमांडर इस चीज़ का समुचित प्रबंध कर सकता है। नेक्स्ट है, बेवेल के अनुसार उन्होंने बताया कि प्रत्येक जनरल को यानी जो कमांडर होता है उसको भूगोल का ज्ञाता होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जो प्रत्येक कमांडर होता है या जनरल होता है उसको जो जिस क्षेत्र में स्थापित किया गया है यानी जिस क्षेत्र में उसको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हम इन दो इमेजों के द्वारा देख सकते हैं, ये डिज़र्ट है और ये क्या है, माउंटेन वारफेयर के द्वारा, यानी जो ITBP वर्क करती है इसके अंदर करती है, और BSF जो वर्क करती है वो डिज़र्ट के अंदर करती है। तो थैंक यू एवरीवन, हमारी इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि आने वाली जो वीडियो हैं आपको मिलती रहें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।